मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, और इस इकाई का नाम है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है आप पढ़ चुके हैं, उदाहरण भी पढ़ चुके हैं। साथ में ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, उसके नियम क्या है, वो भी पढ़ चुके हैं। कुछ हम लोग जो यौगिक देखे थे उसमें किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है वो भी हम लोग देख चुके थे। आगे हमको जो पढ़ना है वो ऑक्सीकारक और अपचायक के तुल्यांकी भार देखना है। वैसे तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें तो तुल्यांकी भार का यहाँ पर दो परिभाषा दिया गया है। इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं अंग्रेजी में, कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के एक भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भागों से क्रिया करता है अथवा इनके यौगिक को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। और तुल्यांकी भार को कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हमको ज़्यादा जानना है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक का बोल रहा है और अपचायक का बोल रहा है। तो किसी ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार उसके उस भार के बराबर होगा जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। जो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। तो ऑक्सीकारक का आपको क्या करना है, अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारा ग्रहण कर रहा है। और अपचायक का अगर आपको तुल्यांकी भार देखना है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जो भी हमारा क्या होता है, जो ऑक्सीकारक होता है जिसका काम क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन लेना, अपचायक का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो उन दोनों के लिए किस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो परिभाषा में आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन कैसे तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक है और अपचायक है उसका तुल्यांकी भार इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ये होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार, या तो इसी को आयनिक भार भी बोलते हैं। और नीचे होता है ऑक्सीजन अंग में प्रति अणु कुल परिवर्तन। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए अगर हम निकालते हैं तुल्यांकी भार को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्सीकारक पदार्थ का क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको अणु भार निकालना पड़ेगा। अणु भार क्या होता है भाई, जैसे हम H2O की बात करें तो H2O में क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन की अगर हम परमाणु क्रमांक बोलें तो 1 होता है, और परमाणु भार बोलें तब भी 1 होता है, बट इनकी संख्या 2 बार दिया है, मतलब 2 1 कम 2 हो जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बट उसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो आपको परमाणु भार को क्या करना है, लेना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 2 संख्या दिया है मतलब 2, तो 16 और 2 कितना हो जाता है, 18। तो ये हमारा टोटल जो मान आता है ये उसका अणु भार कहलाता है। मतलब किसी यौगिक में उपस्थित जो भी तत्व होता है उनके जो परमाणु भार होता है उस परमाणु भार को अगर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो टोटल जो मान आता है वही आपका क्या कहलाता है, अणु भार कहलाता है। और ऑक्सीकारक का अगर आपको क्या करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो दिए गए ऑक्सीकारक पदार्थों का आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अणु भार निकालना पड़ेगा। और उसमें देखना पड़ेगा कि वह यौगिक है ना कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है, उसको उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है। अब माध्यम अलग अलग होता है, अम्लीय माध्यम में अलग होता है, क्षारीय माध्यम में अलग होता है। तो उस ऑक्सीकारक द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसको अगर उसके अणु भार से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीकारक जो भी पदार्थ होता है उसका तुल्यांकी भार क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है, या तुल्यांकी भार क्या होता है, ज्ञात होता है। तो उसको हमको क्या करना है, देखना है, आगे हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे किसका, पहले ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिभाषा तो आप जैसे उसमें दिया है वैसा दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का तुल्यांक भाग वह भाग होता है, या तुल्यांक भार वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के भार का 1 भाग, ऑक्सीजन के भार के 8 भार का भाग और क्लोरीन के 35.5 भागों से क्रिया करता है, वो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कहलाता है। बट हमको तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो उसका अणु भार निकालना पड़ेगा जो भी ऑक्सीकारक हो, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसको उससे भाग देना पड़ेगा। तो आपको जो है ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, प्राप्त
हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो ऑक्सीकारक है और अपचायक है जिसका हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार अपचायक का भी आप तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर अणु भार देखना पड़ेगा और उसके बाद उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है जो भी अपचायक होगा उसका जो है आपका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारे फार्मूला हैं, ठीक है, अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का और ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का। पहले हम लोग किसका देखते हैं, ऑक्सीकारक जो होता है उनका तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, देखते हैं। और इसमें पहला ऑक्सीकारक दिया गया है KMnO4। क्या दिया है हमारा, KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसका नाम, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, अगर इसका हम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो इसका तुल्यांकी भार निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। पहला इसमें अम्लीय माध्यम में हम लोग देखने वाले हैं। कैसा माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में अगर हम क्या करते हैं, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। अम्लीय माध्यम मतलब इसको अम्लों के साथ जब क्रिया करा देते हैं तो जो भी इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो जैसे ये हमारा KMnO4 है, ये KMnO क्या है, 4 है। अगर इसको हम लोग एक अम्लीय माध्यम जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो उस स्थिति में कुछ यौगिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। जैसे हमारा प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो जब इसको निकालेंगे तो ये किधर से निकल जाता है, K2SO4, K2SO4। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो ये क्या निकल जाता है आपका, MnSO4, ठीक है, ये निकल जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका H2O निकल जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस है। अब बैलेंस करते हैं, इधर पोटेशियम 2 है तो इधर 2 कर देते हैं, तो उस स्थिति में मैग्नीज गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। अब देखो मैग्नीज बराबर हो गया है ना, उसके बाद आपका जो है पोटेशियम बराबर हो गया, लेकिन सल्फेट गड़बड़ हो गया, इधर 2 और 1 3 है, तो इसको हम लोग कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं। तो उस स्थिति में देखो पोटेशियम इस तरफ बराबर है, सल्फेट भी क्या है हमारा, बराबर है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बचा है, पोटेशियम 2, मैग्नीज 2, सल्फर कितना है, 3 है, तो इधर 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन 6 है, 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन को देखो 4 दूनी कितना होता है, 8, और ये 4 तिया कितना हो रहा है, 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 12 और 8 कितना है, 20 है। और कितना निकल रहा है हमारा, 4 दूनी 8, 8 4 12, और 12 और 3 15। मतलब यहाँ पर अभी 5 ऑक्सीजन क्या हुआ है, आपका बचा हुआ है। और ये जो 5 ऑक्सीजन होता है वो नवजात ऑक्सीजन के रूप में रहता है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पोटेशियम क्या होता है, जो परमैंगनेट होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। तो जब इसको अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ से क्या बनता है हमारा, एक मैग्नीज है ना, सल्फेट बनता है। और उस स्थिति में इसके ऑक्सीकरण जो संख्या होता है इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने के ऊपर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितना अपचयन होता है उसको देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें आपको ऑक्सीकरण देखना है, अपचयन कहाँ पर हो रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम KMnO4 की बात करें तो जो KMnO4 होता है उसमें आपका जो मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण होता है वो +7 होता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम 2 है और ये 4 दूनी कितना है हमारा, 8 है। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे, इसका अगर निकालेंगे कि इसका पोटेशियम का, इसका हम लोग निकाले भी थे पोटेशियम परमैंगनेट का, अगर हम क्या करते हैं KMnO4 का निकालते हैं, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +1 होता है और माइनस कितना होता है, 8 होता है। तो 1 से बराबर कितना निकलता है, +7 निकलता है। मतलब यहाँ पर मैग्नीज जो होता है हमारा +7 क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सल्फेट -2 चार्ज होता है, मतलब ये +2 चार्ज। तो यहाँ पर मैग्नीज कितना दिखा रहा है हमारा, +2 चार्ज दिखाता है। तो आप देख रहे हैं +7 से कितना +2 जा रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा है हमारा, अपचयन प्रक्रिया हो रहा है। और अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब ही क्या होता है, आपका ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है जब पोटेशियम परमैंगनेट की स्थिति में था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 7 था, और यहाँ पर जाके वो कितना हो रहा है हमारा,
+2 हो रहा है। कैसा हो रहा है हमारा? +2 में हो रहा है। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है भाई, आपको मैं बताया था कि अपचयन मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? कम होता है। तो पहले +7 था, अब जाके +2 हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आप बता सकते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसकी संख्या कितना है? हमारा 5 है। ये दिया ना, प्रति अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या पर भाग देना है अणु भार से। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? हमारा 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको 5 से भाग देंगे। किसके अणु भार से? KMnO4 के अणु भार से। अब पहले हम KMnO4 का क्या करते हैं? अणु भार निकालते हैं भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ये हो जाएगा आपका K, है ना, K हो गया, Mn हो गया, और ये क्या हो गया? O4। आप जानते हैं पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 19 होता है, और 19 का हम लोग देखें तो इसका 39 क्या होता है? हमारा परमाणु भार होता है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाता है हमारा? मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है 25 होता है, और इनका अगर हम बात करें परमाणु भार का तो ये 55 होता है। ठीक है, मैग्नीज का जो है। और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 चौके 64, 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि उसका संख्या टोटल कितना दिया है? हमारा 4 दिया है। तो 16 चौके कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। तो टोटल इसका मान कितना हो जाता है? 5 4 9, 9 9 कितना हो गया हमारा? 18। तो ये हो गया 8 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1। तो 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया हमारा? 6 5 11, 11 और 3 14, और 14 और 1 कितना आ जाता है हमारा? 15। तो टोटल कितना आ गया हमारा? 158 आता है। ये किसका अणु भार है? किसका अणु भार है हमारा? ये हमारा अणु भार आ गया किसका? पोटेशियम पर मैग्नेट का अणु भार कितना आ गया हमारा? 158 आ गया। और यही बोल रहा है कि आपका जो अणु भार होता है उस अणु भार को किससे भाग देना है? उसका जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है उससे आपको भाग देना है। तो इसको हम लोग कितना से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसका तुल्यांकी भार भाई? क्योंकि आप तुल्यांकी भार बराबर पता है हमारा, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपका? अणु भार डिवाइडेड बाय उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो 5 आ गया क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देखो ग्रहण कर रहा है। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाता है। 5 तिया 15 हो गया। अब बचा कितना? 8। तो हम क्या करेंगे? 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो जाएगा नहीं, तो 5 एकम कितना हो गया? 5। बचा कितना हमारा? 3। दशमलव ले लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 30 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, मतलब कितना आ जाता है हमारा? 31.6, है ना। ये हमको क्या हो जाता है? इसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हो जाता है। और ये इक्विवेलेंट वेट किसका होता है भाई हमारा? ये होता है KMnO4 का। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। इस तरीके से इसका क्या किया जाता है? तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑक्सीकारक पदार्थों को कुल आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद देखना है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे ऑक्सीकारक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या करना है? उसके अणु भार से भाग देना है। तो आपको तुल्यांकी भार क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अम्लों के लिए भी होता है, ऐसे ही क्षारों के लिए होता है ना, लवण के लिए भी होता है। अम्ल में जितना हाइड्रोजन त्यागता है ना, उसको उसके अणु भार से भाग दे दिया जाता है, तो उस अम्ल का क्या निकल जाता है? आपका तुल्यांकी भार निकल जाता है। क्षार की बात करें तो जितना OH डोनेट करता है उसको उसके अणु भार से भाग दे दिया जाता है, तो उसका निकल जाता है। और लवण में बात करें तो जितना वो प्लस माइनस बनाता है उसको उतना से भाग दे दिया जाता है, तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। तो प्रोसेस सब वही है। ये हम देख रहे हैं वो भी फिलहाल जो है किसका है? ऑक्सीकारक का है। तो इस तरीक़े से इसका हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें जो है क्षारीय माध्यम में, ये तो अम्लीय माध्यम में था, अब हमारा कैसा माध्यम हो? क्षारीय माध्यम हो, तो वहाँ पर हमारा जो KMnO4 होता है, KMnO जो 4 होता है, ये आपका जो है ये लिख सकते हैं KMnO2। तो इस स्थिति में क्या होता है हमारा? KMnO4 जो होता है वो क्षारीय माध्यम में क्या होता है हमारा? ये जो KMnO2, तो इस स्थिति में जो मैग्नीज होता है वो मैग्नीज आपका कितना करता है? +4 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको क्या करता है? प्रदर्शित करता है। 2 2 ने 4, और इस तरफ करेंगे तो हम लोग क्या हो जाता है? 5। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है उसमें कितना होता है? +7 होता है, बट क्षारीय माध्यम में कर देंगे तो ये कितना होता है हमारा?
+4 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और +4 की वजह से यहाँ पर देख रहे हैं 7 से क्या हो जाता है हमारा 4 में चला जाता है। कौन से माध्यम में, क्षारीय या उदासीन माध्यम में। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, कितना इलेक्ट्रॉन की हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 158 लेते हैं और यहाँ पर 3 से क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाता है, 3 पंचे कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 3 दूनी कितना हो जाता है हमारा, 6 हो जाता है। 3 दूनी कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। और बच गया हमारा ये, तो 3 छक्का बचा कितना है, 2, तो 20 हो गया। 3 छक्का कितना हो जाए, 18। तो लगभग क्या होता है हमारा 52 पॉइंट क्या होता है, 6 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर कौन सा माध्यम में, क्षारीय माध्यम में या उदासी माध्यम में क्या करते हैं, अगर उसका जो है तुल्यांकित संख्या निकालते हैं, तो उस स्थिति में क्षारीय माध्यम में जैसे ही क्या किया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को घोला जाता है, उसमें क्या होता है आपका, उसका ऑक्सीडेशन जो है 7 से कितना हो जाता है आपका, 4 में चला जाता है। मतलब वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसका टोटल जो अणुभार होता है उसको 3 से भाग दे दिया जाता है। तो अंतः क्षारीय माध्यम में आपका पोटेशियम जो क्या होता है आपका पर मैग्नेट होता है, उसका तुल्यांकी जो भार है वो क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीक़े से उसके तीनों माध्यम में क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी हमारा क्या है, एक आक्सीकारक है। इसका हमको क्या करना है, तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, K2Cr2O7 होता है। और इसको अगर हम अम्लीय माध्यम में क्या करें, इसको घोलें, ये क्या हो जाता है K2Cr2O7। और अम्लीय माध्यम में हम लोग लेते हैं H2SO4। तो इस स्थिति में क्या बनाता है हमारा, ये कुछ यौगिक का क्या करता है हमारा, निर्माण करता है। ये प्लस प्लस, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो पहले माइनस को प्लस के साथ उड़ाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पोटेशियम सल्फेट। ये प्लस और ये हो गया माइनस। सल्फेट की संयोजकता 2 होता है, पोटेशियम की संयोजकता 1 होता है, इसलिए उल्टा लिखते हैं। इसी प्रकार क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में सल्फेट की संयोजकता 2 होता है और क्रोमियम की संयोजकता आपका कितना होता है, आपका 3 होता है। तो यहाँ पर 3 लगाते हैं। फिर H2 और O पानी निकल सकता है यहाँ से, तो ये हो गया हमारा H2 और ये हो जाता है आपका O। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होता है, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल अगर हम देखें, टोटल अगर हम क्या करें, बात करें, तो यहाँ सल्फेट 1 और इधर सल्फेट कितना है, 3 और 1 4। तो यहाँ 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 सल्फेट बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 और 7 कितना है, इधर 23 ऑक्सीजन है। और इधर बोल तो 4 तिया 12, 12 4 जो है कितना हो जाता है, 12 4 कितना होगा, 16 और 16 4 20। इधर हमारा 20 ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग 3 ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है हमारा, इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है। अब थोड़ा सा ऑक्सीकरण चेक करते हैं कि कितना से कितना जा रहा है। तो यहाँ पर क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पर +6 होता है। इसका कितना होता है हमारा, +6 होता है। क्यों +6 होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम 2 है और ये हमारा 14 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 14 माइनस कितना हो जाता है 2, तो कितना हो जाता है 12। और इसमें 2 बार है तो 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाता है, +6 आ जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, उस पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम बात करें तो क्रोमियम जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है। बट यहाँ पर देख रहे हैं आपका, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, ये +3 दिखा रहा है। मतलब यहाँ से आपका क्या कर रहा है, आपका +6 से +3 जा रहा है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बट यहाँ पर क्रोमियम की संख्या कितना बार है, 2 बार है ना। क्योंकि क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता 3 है। तो ये अगर आप करोगे, इसका 2x कर दोगे और ये कितना हो जाता है, इसका -2 होता है सल्फेट का, और 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो गया 2, तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो +3 आता है, तो 1 क्रोमियम के लिए आता है। बट वहाँ पर क्रोमियम की संख्या कितना है हमारा, 2 बार है। तो इसलिए हम लोग 2 बार के लिए करते हैं, 2 जने के लिए करते हैं। तो कितना हो जाता है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, एक और क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाता है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ग्रहण किया जा रहा है। तो उसको इसके अणुभार से क्या करना है, आपको भाग देना है। किसके अणुभार से, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुभार कैसे निकालेंगे आप, तो K2Cr2O7 का अणुभार कितना होता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? पोटेशियम का कितना होता है? एक पोटेशियम का होता है आपका 39 होता है, 2 बार दिया है तो 2 से गुणा कर दो। क्रोमियम का 55 होता है, 2 से गुणा कर दो, 2 बार दिया है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, बट 7 दिया है, 7 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा हमारा? 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। 9 दूनी 18 और बचा क्या? 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 5 दूनी 10। देखो 9 दूनी कितना हो गया भाई? हम 18 हो गया। 9 दूनी कितना हो गया? 18। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये जो है ये थोड़ा सा कम है, हमारा 39 हो गया। और इसकी बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम जो है आपका 52 होता है। कितना होता है हमारा? ये होता है आपका 52 और कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16 इंटू कितना हो गया आपका? 7। ठीक, तो 2 निया 18 का 8, 2 तिया 6 और एक कितना हो गया? 7। 2 2 ने कितना हो गया आपका? 4 और 2 पंचे कितना हो गया? 10। 2 2 ने 4, 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा? 6 छक्का 36, 6 सत्ते कितना हो गया? 42। तो 42 का कितना हो जाएगा आपका? 2 हासिल 4 आ गया, 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो गया आपका? 11। इस प्रकार से आपने सबको क्या करने है? जोड़ दिया। 7 छक्का 42 का 2 और बचा 4, 7 एकम 7, 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। अब सबको जोड़ो, अणु भार कितना आ जाएगा हमारा? 112 है हमारा। 112 और 4 100 कितना हो गया? 16। 100 कितना हो गया? 16। ये देखो 100 100 200 हो गया और ये 16, 116 हो गया और एक 18 हो गया। तो 6 6 12 और 2 कितना हो गया? 14। हासिल कितना हो गया? ये तो 7 8 और एक 9 और ये हो गया हमारा 194। कितना प्राप्त हो गया? 194 क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 112 हो गया 104, तो 112 और 104 कितना हो जाता है? 116 और 16 में 78 जोड़ देते हैं तो 194 टोटल इसका क्या हो जाता है आपका? अणु भार क्या हो जाता है आपको? प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, जो अणु भार होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं। तो 6 कम 6 6 12 6 तिया 18, 6 चौके 24, थोड़ा सा कम हो रहा है हमारा। थोड़ा सा देखो कितना आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है। ये तो हो गया 2 या 18 है ना, 39 होता है एक का, और ये कितना हो जाता है 2, तो 2 ने कितना हो गया आपका? 18 हो गया। 2 ने 18 का 8 हो गया और 2 ने 18 हो गया, वो गया, और 2 तिया 6, 6 और एक 7 हो गया। 2 2 ने कितना हो गया? 4 हो गया और 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना दिया है? 7 दिया है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 छक्का 42 का कितना हो गया? 2 हो गया। 7 एकम कितना हो गया? 7 हो गया। 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। अब जोड़ेंगे तो 112 और ये 200 कितना हो जाएगा? 200 होगा ना। ठीक है, इसी को हम लोग जोड़ने में थोड़ा क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से क्या करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 100 हमारा 12 हो रहा है, यहाँ पर 112 और 112 कितना हो जाएगा? 112 और 104, 104 तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 6। तो सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो ऐसे करके। तो 112, 104 और ये कितना हो जाएगा? 178, एक खाली 78 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6, 6 और 8 कितना हो गया आपका? 6 6 12 और एक 14 हो गया। हासिल कितना हो गया? 1, 7 8 और ये कितना हो गया? 9 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 2, 200 कितना आ रहा है हमारा? 94 आ रहा है। तो टोटल अणु भार कितना आ गया आपका? अणु भार कितना आ गया भाई आपका? 294 आ गया। 200 कितना आता है? 94। कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है? 6। अब 6 से करेंगे तो 6 कितना हो गया? 6 कम 6, 6 दूनी 18, 6 ती 18, 6 चौक 24, 4 बार जाएगा क्योंकि 6 5 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 हो गया। कितना बचा? 5 बचा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 बचा तो कितना हो जाएगा आपका? 5 6 चौक कितना हो गया? 24, 6 चौक 24 हो गया। तो बचा कितना हो गया? 5 बचा। तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 28, 6 निया 54। तो कितना आ जाता है आपका? 49 क्या हो जाता है इसका आपका जो है जो ल्यांकी भार क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय माध्यम में क्या कर सकते हैं और क्षारीय माध्यम में क्या कर सकते हैं, आप
जो है उसका तुल्यांकी भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। और तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले तो जो भी हमारा ऑक्सीकारक दिया गया है उस ऑक्सीकारक का टोटल पहले हम अणु भार निकालते हैं, फिर अणु भार निकालने के पश्चात उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन से उसको क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो फाइनली क्या हो जाता है, ऑक्सीकारक का तुल्यांकी संख्या क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब चायक में किस प्रकार से क्या होता है आपका जो है तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। अब चायक क्या होता है भाई, तो वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थों को क्या करते हैं, अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। कुछ अपचायक यहाँ पर दिया गया है। ये दिया है हमारा फेरस सल्फेट, जिसमें 7 अणु पानी का है। इसको हम लोग हरा कसीस के नाम से जानते हैं, सामान्य भाषा में इसे फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अब इस फेरस सल्फेट में क्या होता है, ये कन्वर्ट होगा। अभी फेरस जो है हमारा 2+ चार्ज की स्थिति में है। जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और देख सकता है और ये क्या होता है मतलब +3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो +2 से क्या बना सकता है, +3 बना रहा है। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारा, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो त्याग रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्योंकि आयरन 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अभी किस अवस्था में है, वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। वे जो फेरस सल्फेट होता है ना, तो सल्फेट का -2 चार्ज होता है और इसका +2 चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा FeSO4 में सल्फेट -2 चार्ज है, मतलब ये +2 चार्ज है। और ये कहाँ कन्वर्ट हो सकता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट हो सकता है, फेरिक सल्फेट में। तो यहाँ से फेरिक सल्फेट में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरीक़ा से फेरस से क्या बन सकता है, फेरिक बन सकता है, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका पहले टोटल अणु भार ज्ञात करना है सबका, और उसको 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो लगभग उसका अणु भार और तुल्यांकी भार क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक। तो आयरन का हमको क्या निकालना है और सल्फेट का, और साथ में 7H2O का क्या करना है, अणु भार ज्ञात करना है। तो अणु भार ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है और 26 से थोड़ा ज़्यादा इसका क्या होता है हमारा, लगभग 50 से ऊपर 56 इसका क्या होता है, परमाणु भार। सल्फर का 16 दूनी 32 क्या होता है, परमाणु भार। ऑक्सीजन का 16 चौके 64 हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ 7 दूनी 14 दिया है और 7 ऑक्सीजन दिया गया है। कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन दिया है। मतलब यहाँ पर कितना करेंगे, 16 और 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कौन सा मान आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाता है आपका 64, ये हो जाता है आपका 14, ये कितना हो जाएगा 6, 7 छक्का 42 हो गया। 7 छक्का कितना हो गया, 42। 6 छक्का 36, 6 6 से 42, हासिल आ गया 2, 4 आ गया। 7 एकम 7, 7 4 11। अब सबको क्या करो, जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा आपको, देखो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 8 8 2 10 और 10 और 100 16 का 6, 4 4 8 8 2 10 और 16 6। फिर कितना बता, 6 7 6 7 7 3 10 10 5 15 15 और 1 16। ये कितना हो गया हमारा, 166 हो गया। 112 को इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 2 8 हो गया, ये हो गया और ये 200 कितना आ रहा है हमारा, 78 क्या हो रहा है हमारा, इसका टोटल अणु भार प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 278 ही लेंगे, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब 1 ही से भाग देंगे। मतलब यहाँ पर 278 ही क्या होता है, उसका तुल्यांकी भार होता है। तो 1 से भाग दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 278 ही क्या आता है इसका आपका। इस प्रकार से तुल्यांकी भार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसलिए अलग से इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका निकल गया अपचायक का तुल्यांकी भार, ठीक है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6H2O को हम एक साथ बोलते हैं मोहर साल्ट, या तो फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। इसका अणु भार निकालने के लिए हम अगर ज्ञात करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 56, ये 32, साथ में कितना हो जाएगा आपका 64। इसका हमारा काम हो गया। इतना को जोड़ दो, 6 2 8 और 8 2 10 और 4 14 हो गया। 6 2 8 8 6 14 का हासिल 1 हो गया और 6 3 9 9 10 4 14 14 और 1 कितना हो गया 15, 154 प्राप्त हो गया, है ना। 6 2 8 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 आ गया। 6 3 9 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 1 15, 154 हो गया। इसका बात करो आप थोड़ा सा, इसका ये जो हमारा NH4
और ये कितना दिया हमारा 2 दिया है, ठीक है, और SO4 दिया है फिर से, इतना का पहले ज्ञात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो गया NH4, कितना दिया हमारा 2 दिया है, सबका 2 हो गया ना, और SO4। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 दिया है मतलब कितना हो गया, 14 दूनी 28 हो गया। हाइड्रोजन का 4 होता है, तो 4 दूनी कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, 14 दूनी 28 और 8, 8 8 16 है ना, 16 और ये 3, इसका कितने हो गया, 36 हो गया, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा आपका 36 और 32, और 32 और कितना हो जाएगा 64, ये हमारे 64 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 का 2 हासिल 1, 6 3 9 9 3 12 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 132 हो गया, कितना हो गया 132, इस प्रकार से 132 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 6 दूनी कितना बचा है हमारा, अब एक 6H2O बचा है, तो 6 दूनी 12 तो हाइड्रोजन का हो गया, और ये कितना है हमारा टोटल 16 और 6, तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 6 3 कितना हो जाता है 9, और 9 और 12 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाता है 6 2 8, और ये हमारा हो गया 10, 108। अब सबको जोड़ो भाई, 154 हो गया, 100 कितना हो गया 32 हो गया, 100 कितना हो गया 8 हो गया, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाता है हमारा 8 2 10, 4 14 का कितना हो जाता है हमारा 4 हो जाता है, 14 का कितना हो गया 4 हो गया, 8 2 10 4 14, ठीक है। तो कितना बचा हासिल 1, तो कितना बचा हमारा ये ज़्यादा हो रहा है हमारा, 8 4 12 और 2 14, ठीक है इसमें, और 5 3 कितना हो गया 8 और 8 और 1 9 हो गया, और ये हो जाएगा 394, कितना मिल गया आपका 394 क्या हो जाता है टोटल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा 394 को 1 से अगर भाग देंगे, क्योंकि फेरस से क्या बनेगा, फिर से आपका फेरिक ही बनेगा भाई, फेरस से क्या बनेगा आपका फेरिक ही बनेगा, तो 1 से भाग देंगे मतलब उसका मान में उतना ही अंतर आएगा जिसमें जितना होना चाहिए। तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही इसका क्या होता है मान प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आप आक्सीकारक और अपचायक का क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीका है जहाँ से क्या किया जाता है, तुल्यांकी भार क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इस तरीक़ा से तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसके कुछ प्रकार देखने वाले हैं। वैसे आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पहले आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं भाई, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। कौन कौन सा, ऑक्सीकरण और एक क्या होता है हमारा अपचयन, दोनों प्रक्रिया अगर साथ साथ चले तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के क्या दिया जा रहा है, प्रकार दिया जा रहा है। उन प्रकारों को हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है भाई। चलिए पहला हमारा कौन सा अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक मतलब होता है जुड़ना, है ना। योगात्मक मतलब क्या होता है आपका, जुड़ने वाले जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, योग वाला अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें दो हमारे पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ या और एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। वे रेडॉक्स अभिक्रिया जिनमें दो परमाणु या दो अणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ है, एक नया अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, जुड़ना। अगर हम उदाहरण की बात करें तो बहुत सारा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे C+O2 इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा CO2, है ना। उसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, H2+O2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H2O। यहाँ पर बैलेंस कर दो, यहाँ पर बैलेंस कर दो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, जुड़ रहा है। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, N2+3H2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है आपका 2NH3। तो ऐसा भी किया जिसमें दो पदार्थ, दो परमाणु, दो अणु आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ कर एक नया अणु बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका जो है योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है, योग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और भी आपकी बुक में बहुत सारा उदाहरण है, आप कोई भी अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए आप इतना कर सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया मतलब होता है दो परमाणु का, दो अणु का आपस में संयोग करके एक नया अणु, एक नया यौगिक का निर्माण करना ही आपका क्या कहलाता है,
योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। और योगात्मक अभिक्रिया एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा दिया है अपघटन अभिक्रिया, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अपघटन मतलब क्या होता है, कोई अणु पहले से है, वो अणु क्या हो जाता है आपका, दो भागों में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्य करने पर कोई यौगिक अपने आप दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है आपका, अपघटित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं जो है अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना, मतलब कोई यौगिक है दो भागों में टूट गया तो क्या कहलाता है आपका, अपघटन कहलाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में क्या होता है हमारा, एक हमारा दिया है पोटेशियम क्लोरेट, है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, KClO3। अब इसको हम करेंगे तो क्या बना लेता है हमारा, ये KCl बना लेता है और क्या बना लेता है, O2 बना लेता है। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 कर दो, तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाता है। तो पहले क्या था हमारा, ये पोटेशियम क्लोरेट था, पहले इसका नाम क्या था भाई, पोटेशियम क्लोरेट था। ठीक है, इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट था, जिस किसमें टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया। पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो गया, टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है आपका, जो भी हमारा कोई अणु होता है वो अणु एक से अधिक भागों में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और आपका वो2 में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। और भी आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हम H2O को भी ले लें तो H2O क्या करता है हमारा, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H2, 2 दूने 4 कर सकते हैं यहाँ पर, और ये कितना हो जाता है O2। यहाँ पर देखो ये भी क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे अमोनिया को ही ले लो भाई, आप अमोनिया को ले लो। अमोनिया का फार्मूला क्या था हमारा, ये हमारा NH3 था, ये अगर टूटता है तो किस में टूटेगा, H2 + N2 में टूट जाता है। ये हो गया N2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3H2। तो ये विघटन होना मतलब कोई यौगिक का उनके पुनः जिससे वो बना है उसमें क्या हो जाना, टूट जाना ही क्या कहलाता है आपका, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्या है कैसा है, इस प्रकार से परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। अपघटन मतलब टूटना होता है, तो कि यौगिक यदि एक से अधिक भागों में क्या हो जाता है आपका, विघटित हो जाता है, तो उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये भी एक हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे हमारा दिया है विस्थापन अभिक्रिया, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। विस्थापन मतलब होता है कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को या एक तत्व दूसरे तत्व को जब क्या कर देता है, उसके जगह से क्या कर देता है, हटा देता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन मतलब कोई कुर्सी में बैठा है, जाके उसको हटा के आप बैठ जाओ, वो विस्थापन होता है। तो वैसे ही हमारा केमिस्ट्री में भी क्या होता है, पाया जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या आयन किसी अन्य तत्व के परमाणु को या आयन को क्या कर देता है, उसके जगह से हटा देता है, वही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में बांट के पढ़ा जा रहा है, एक धातु विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है अधातु विस्थापन अभिक्रिया। मतलब धातु को विस्थापित करना और अधातु को विस्थापित करना, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं भाई, तो ये जैसे हमारा AB है, अब यहाँ पर कोई आता है C और ये क्या करता है, B को क्या कर देता है, हटा देता है और अपना खुद जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें किसी यौगिक में जो तत्व या परमाणु रहता है उसको दूसरे यौगिक के तत्व या परमाणु क्या कर देता है, अगर उसको उसके जगह से हटा देता है, वो हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, इस विस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में पढ़ा जाता है। पहला होता है हमारा धातु विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें धातु क्या होता है आपका, विस्थापित होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं धातु विस्थापन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं में एक धातु दूसरे धातु को क्या करता है आपका, विस्थापित कर देता है। और अधिक सक्रिय धातु जो है या प्रबल
दो धातु होता है वो दुर्बल धातु को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। भाई अब दो प्रकार का धातु होगा ना, एक प्रबल और एक दुर्बल। तो दुर्बल वाला बेचारा क्या हो जाता है, आसानी से प्रबल से क्या हो जाता है, आपको हट जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो ये जैसा दिया है हमारा कॉपर सल्फेट, क्या दिया हमारा, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को अगर क्या करते हैं हम जिंक के साथ क्या करते हैं, धातु है क्रिया करा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका जिंक सल्फेट हो जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, हमारा यहाँ से हट जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड दिया है, क्या दिया हमारा, क्रोमियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम को लाते हैं, अब एल्युमिनियम क्या कर दिया, क्रोमियम को हटा दिया, Al2O3 बना लेता है। ठीक है, LtO3, और ये हमारा Cr को क्या कर देता है, हटा देता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब एक प्रबल धातु किसी यौगिक से दुर्बल धातु को क्या कर देता है, जब हटा देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बैलेंस कर दूँ, इसका हमारा 2 हो गया, ये तो ठीक ठाक है। तो देखो एल्युमिनियम आ रहा है, क्रोमियम को क्या कर दे रहा है, उसके जगह से हटा के स्वयं जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हटाने का काम हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपके बुक में उदाहरण है, आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब 2 उदाहरण ठीक है। आगे क्या है हमारा, ये दिया है हमारा अधातु विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसमें कोई धातु क्या करता है, या अधातु एक यौगिक में जो धातु या अधातु होता है, वो दूसरे यौगिक में उपस्थित जो अधातु होता है, अगर उसको क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो प्रक्रिया होता है उसको अधातु विस्थापन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, अधातु विस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है H2SO4, क्या दिया है, H2SO4। अगर हम यहाँ पर किससे साथ क्रिया कराते हैं, जिंक के साथ क्रिया करा देते हैं, तो जिंक आता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हटा देता है, और ये हमारा क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। तो हाइड्रोजन एक क्या है, अधातु है। तो देखो यहाँ से धातु विस्थापित हो रहा है। उसी प्रकार आप अन्य को भी क्या कर सकते हैं, जैसे यहीं पर हम क्या कर देते हैं, हम लोग जिंक ले लेते हैं और इसको HCl के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ से ZnCl2 हो जाता है और H2 क्या हो जाता है, आपका विस्थापित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप अधातु विस्थापन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कुछ अभिक्रियाएँ, है ना, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक चौथा अभिक्रिया दिया है, और ये जो चौथा अभिक्रिया दिया है वो आपका दिया है विषम अनुपातन अभिक्रिया, है ना, डिसप्रोपोर्शनल, है ना, रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है। तो इस अभिक्रिया में सक्रिय पदार्थ का एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, प्राप्त होती है। इसको आप उदाहरण से समझो तो ज़्यादा यहाँ पर क्या आएगा, आपका समझ में आएगा। तो उदाहरण में क्या होता है, जैसे हमारे पास दिया है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। और हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये बनाता है हमारा H2O प्लस क्या बनाता है, आपका H2 हो गया, और ये हमारा क्या बनाता है, O2 होता है। बैलेंस करने के लिए देखेंगे तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग था, यहाँ पर अभी अलग है। जैसे यहाँ पर अगर हम HOO और यहाँ पर क्या करें, H की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो -1 चार्ज शो करता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन -1 चार्ज हो रहा है और हाइड्रोजन क्या है, हमारा +1 चार्ज को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे हम इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है तो +1 चार्ज ही होता है, बट ऑक्सीजन क्या हो जाता है, आपका ये -2 चार्ज को शो करता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करता है। तो आप देख रहे हैं एक ही प्रकार के अभिक्रिया में एक परमाणु 3 प्रकार के क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो जहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, विषम अनुपातन अभिक्रिया कहलाता है। विषम अनुपातन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो फिलहाल ये क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आने वाले क्लास में जो है बाकी का टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं।